जिन महानुभावों ने भी, जिन महान लोगों ने भी संविधान की कल्पना की थी, संविधान की रचना की थी, उन्होंने एक सामूहिक उत्तरदायित्व का एक प्रावधान संविधान के भीतर किया था, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूती देने के लिए और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने के लिए और उनको संरक्षण देने के लिए बहुत जरूरी है। तो संविधान के आर्टिकल 75 में जो ये प्रोविजन है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत काम होगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ चलेगी। यानी अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर उनकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में कोई मंत्री नहीं रह जाएगा, ना किसी को इस्तीफा देने की ज़रूरत होगी कि उनको अलग से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो ही कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात। इसके अलावा जो एक और बात है, जो व्यवहार में जो सामूहिक उत्तरदायित्व की हम बात करते हैं, वो बिल्कुल है, तो वो लिखा पढ़ी में तो कहीं नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस सामूहिक उत्तरदायित्व में मैं जिक्र कर रहा हूं कि कोई भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का कोई भी मेंबर यदि कोई ऐसा कार्य करता है या ऐसा कृत्य करता है जिससे सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता हो, या सरकार का जो परसेप्शन है, उनके प्रति जो लोगों की धारणा है वो बदलती हो, वो खराब होती हो, तो वो केवल उस मंत्री की या संबंधित मंत्री की जिम्मेदारी तय होने भर की तो बात ठीक है, लेकिन उसका फर्क पूरी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल पर पड़ता है और पूरे मुख्यमंत्री पर भी पड़ता है। क्योंकि मुख्यमंत्री उस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। यदि कोई मंत्री ऐसा आचरण करता है कि जो सरकार के प्रति लोगों में गलत धारणा पैदा करे या लोग उसे पसंद ना करें, तो उससे ऐसा नहीं होता कि मंत्री का खाता और मंत्री का अकाउंट, मंत्री की गलती मंत्री के ही लिए रह जाएगी। उसकी आंच पार्टी, संगठन और मुख्यमंत्री तक जाती है, चूंकि वो अथॉरिटी होते हैं किसी भी चीज़ को रोकने में, किसी भी चीज़ का संचालन करने में। अब मैं उत्तराखंड में आजकल दो तीन मंत्रियों की चीज़ें बड़ी चर्चा में हैं, मैं उन पर आपसे अपने विचार शेयर करता हूं, और वो क्यों गलत हैं और क्यों नहीं है, क्यों सही नहीं है, इस पर थोड़ा जितना एक बौद्धिक स्तर है उतना आपसे बात किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की। धन सिंह रावत केरल के दौरे पर हैं, और धन सिंह रावत हो सकता है इस समय आ भी गए हों, लेकिन पिछले कई दिनों से केरल के दौरे पर थे। तो केरल में वो एक बात का अध्ययन करने गए थे कि वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ का जो स्वास्थ्य का ढांचा है, तो उसका अध्ययन करने गए थे ताकि उसको यहाँ लागू किया जाए और उत्तराखंड में भी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाए। केरल की और उत्तराखंड की डेमोग्राफी आपस में कहीं मेल नहीं खाती। केरल और उत्तराखंड में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, एक समानता कहीं भी नहीं है। वहाँ बड़ी संख्या में, ढेरों संख्या में डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इसलिए उनका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। वो पर्वतीय राज्य नहीं है, तटीय राज्य है। वहाँ पर ऐसी विषमताएं, भौगोलिक विषमताएं नहीं जैसी उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में उल्टा है, यहाँ डॉक्टर बहुत कम हैं, टीचर बहुत कम हैं, और जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते, और वो भी नहीं जाना चाहते जो पर्वतीय मूल के शिक्षक या चिकित्सक हैं, वो भी पर्वतीय क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते। अब ये जो मूल जो बीमारी है वो ये है कि लोग जनता की सेवा कैसे करें, क्षेत्रों में कैसे जाए, जहाँ जिस तरह की सुविधाओं की जरूरत है उन सुविधाओं को कैसे दें। तो धन सिंह रावत का जो भी ये 2-4 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते भर का जो वहाँ केरल का दौरा था, तो मेरी नज़र में प्रथम दृष्टया वो फिजूल खर्ची था। अपने लाव लश्कर के साथ वो गए थे। वहाँ की चिकित्सा और शिक्षा से, उत्तराखंड की चिकित्सा शिक्षा का कोई भला नहीं होने वाला जब तक यहीं बैठकर कोई एक ऐसी ठोस कार्य योजना नहीं तैयार की जाएगी। जब पर्वतीय क्षेत्र में डॉक्टर और मास्टर दोनों ही नहीं होंगे तो आप कौन सी संरचना का अध्ययन करने जाते हो, आप कौन सा स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करते हो, आप कौन से अगले 10 साल में ऐसी बड़ी कार्य योजना का ऐलान करते हो जिससे यहाँ का कायाकल्प हो जाएगा। बात यह है कि पिछले 22 साल से हम पहाड़ में मास्टर और डॉक्टर की उपलब्धता ही नहीं करवा पाए। मूल मर्ज यही है। अब अगर मर्ज ये है, मूल मर्ज को पकड़ना चाहिए कि वहाँ तैनाती कैसे हो। जब तक यहाँ टीचर और डॉक्टर का ब्लॉक कैडर नहीं होगा तब तक वहाँ कोई तैनाती पर नहीं रहेगा। सबको मैदान में पोस्टिंग चाहिए, सबको मैदान में रहना है। पर्वतीय क्षेत्र की किसी को परवाह नहीं है, मंत्री से लेकर नीचे तक। पिछले रिजीम में इतने सारे डॉक्टर ऊपर से पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरे कि इनकी संख्या गिनना बड़ा मुश्किल है। तो धन सिंह के दौरे की बात ये हुई। तो मूल मर्ज का हमें पता है, लेकिन फिर भी हम दवाई लेने केरल गए हैं और उस केरल की दवाई का यहाँ के मर्ज पर कोई असर नहीं होगा।
दूसरी एक मैं बात करता हूँ, एक दूसरी कैबिनेट मंत्री है रेखा आर्य। तो रेखा आर्य पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय भी बड़ी चर्चाओं में रही, उनका अधिकारियों के साथ झगड़ा ही होता रहता है। वो पिछले 5 साल से अधिकारियों के साथ झगड़ा ही कर रही हैं, चाहे वो राधा रतूड़ी हो, चाहे वो षणमुगम हो, चाहे सौजन्या हो, चाहे भी सचिन कुर्वे हो, चाहे झरना कमठान, मतलब तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ उनका झगड़ा चर्चा में रहा है विभागीय कामों को लेकर। अभी पिछले दिनों वो अपने सचिव से कन्विंस नहीं थी, जो तबादले हुए तो उन्होंने कहा ये कानून के खिलाफ किए गए हैं, लेकिन जब पड़ताल हुई तो पाया वो कानून के अनुरूप किए गए हैं। लेकिन अच्छा खासा झगड़ा हो गया, सरकार की जो एक धारणा बननी थी पब्लिक में वो खराब हो गई। तो अभी उनके 2 पत्र वायरल हो रहे हैं, वायरल नहीं हो रहे हैं, उनके लिखे हुए हैं, मतलब वायरल तो मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूँ। एक में उन्होंने अपने महिला बाल विकास कल्याण के निदेशक को लिखा है कि जिस दिन श्रावण मास में जिस दिन जलाभिषेक होगा उस दिन सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री नज़दीक के शिवालय पर जाएंगी, जल चढ़ाएंगी, एक अपना फ़ोटो लेंगी और फ़ोटो लेकर विभाग की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर अपलोड करेंगी, विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगी। दूसरा उनका एक पत्र चल रहा है कि वो बरेली में 4 अगस्त को एक पूजा करने वाली हैं किसी मंदिर में, तो उनके आदेश के बाद अपर आयुक्त खाद्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है और सभी को निमंत्रण शब्द का प्रयोग करते हुए, शब्द तो निमंत्रण ही है, उसका प्रयोग करते हुए एक फरमान जारी किया गया है कि सभी अधिकारी कर्मचारी बरेली पहुंचे। एक मंत्री अपने निजी कार्यक्रम के लिए सभी अपने अधिकारियों को, जब यहाँ मानसून चल रहा है, जब यहाँ लोगों की ज़रूरत है, अधिकारियों की ज़रूरत है पहाड़ से लेकर मैदान तक, तो अपने सारे अधिकारियों को निमंत्रण क्यों भेज रही है? अब आप भी जानते हैं अगर मंत्री सामान्य निमंत्रण भी भेज देता है तो अधिकारी की लाचारी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अलग तरह का ट्रेंड निकल कर आ रहा है कि आप अपने निजी धार्मिक अनुष्ठान में प्रदेश से बाहर अपने अधिकारियों को ले जाने के लिए निमंत्रण शब्द का यूज करके एक फरमान जारी करते हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? इस पर आजकल सरकार की बड़ी छीछालेदार हो रही है। दूसरा, वो जो जलाभिषेक के दिन, शिव महाकाल के जलाभिषेक के दिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जो आप भले ही सजेस्टिव मोड में ही सही एक निर्देश दे रही हैं, तो ये कौन सी पद्धति है यहाँ सरकार की? तो जो संविधान में एक धार्मिक स्वतंत्रता का एक कॉलम दिया गया है, फिर उसके क्या मायने हैं? कोई धर्म को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई पूजा पाठ करता है, कोई कर्मयोगी है, कोई आर्य समाजी है, सब लोग शिवालय नहीं जाते। और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में क्या सिख, ईसाई, मुस्लिम नहीं होंगी? तो मतलब ऐसा एक फरमान कैसे जारी कर सकता है कोई मंत्री, जब उसने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और वही कहा है शपथ में जो संविधान में लिखा है, हम किसी बिना राग द्वेष और धर्म विशेष इन सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम न्यायप्रिय बात करेंगे। तो ये कहाँ हो रही है? तीसरी एक और मंत्री की बात बताता हूँ। यहाँ कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी, और गणेश जोशी अगली 25 तारीख से 6 विधायकों और तकरीबन इतने ही अधिकारियों की एक बड़ी टीम के साथ यूरोप के टूर पर जा रहे हैं। और ये टूर बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले वो जर्मन जाएंगे और फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे और 1-2 देशों की और यात्रा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई बार कहा फिजूल खर्ची कम होनी चाहिए। फिजूल खर्ची कम होने के बजाय मंत्री विदेश दौरे पर शुरू हो गए हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पर कृषि मंत्री को जैविक खेती के लिए एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें शामिल होना है। यानी जैविक खेती के गुर सीखने के लिए वहाँ जा रहे हैं। मंत्री से पूछते हैं, मंत्री कहते हैं सामान्य प्रक्रिया है। तो ये जर्मनी में कौन सी जैविक खेती हो रही है जिसको हम यहाँ लाएंगे उत्तराखंड में? किसान को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी जो योजनाएं हैं, बीज वाली योजनाएं, बीज का वितरण होता है, सब्सिडी होती है, किसी मंत्री ने, किसी अधिकारी ने जाकर नहीं देखा गांव-गांव कि किसानों को वो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, गणेश जोशी कह रहे हैं सामान्य प्रक्रिया है, वहाँ एक कंपनी से करार होना है। और भाई करार होना है तो इतने लाभ लश्कर के साथ करोड़ों रुपए क्यों फूंक रहे हो? उस कंपनी को यहाँ बुलवा लो। और अगर आपको कुछ सीखना है जैविक खेती के बारे में, हमारे देश में ही 2 राज्य ऐसे हैं, लक्षद्वीप और सिक्किम, जो फुल्ली जैविक है और सबसे पहले वही जैविक हुए। और जैविक खेती का पहले हमें थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा, जैविक खेती होती क्या है। तो जर्मन जा रहे हैं, कई और देशों में जाएंगे और उन देशों में जाकर के जर्मन में एक करार साइन होगा। करार तो अधिकारी भी साइन कर सकते हैं, और अधिकारी भी क्यों जाए करोड़ों रुपए फूंक कर?
आप उस कंपनी को यहाँ आना चाहिए अगर उत्तराखंड से करार करना है। और आप अगर लक्षद्वीप और सिक्किम नहीं जाना पसंद कर रहे हैं तो चक्राता के त्यूणी में जाइए, वहाँ जैविक खेती हो रही है। बगल में हिमाचल जाइए, वहाँ एक राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, उन्होंने गोबर से ही, पशुओं के गोबर से ही बीज, कीटनाशक और तमाम ऐसी चीज़ें पैदा कर दी थी कि हिमाचल के क्षेत्रों में जो किसान उसको फॉलो कर रहे हैं वो बहुत समृद्ध भी हो रहे हैं और जैविक खेती भी कर रहे हैं। आपने हिमाचल नहीं देखा, आपने ये चक्राता से ऊपर का मोरी का ये जंगल नहीं देखा, उत्तरकाशी वाला ये इलाका नहीं देखा जहाँ जैविक सेब होते हैं। आप कुमाऊं नहीं गए जहाँ बहुत जगह जैविक खेती हो रही है। आप ये मोहंड की पहाड़ियों से नीचे नहीं गए जहाँ सहारनपुर में कई लोग जैविक खेती कर रहे हैं। आप उधम सिंह नगर नहीं गए जहाँ बड़े बड़े किसान जैविक बासमती का उत्पादन कर रहे हैं और यहीं से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेश में। आप जर्मन जा रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आप दूसरे देशों में जा रहे हैं, अपने साथ 6 विधायक ले जा रहे हैं, अपने साथ 6-8 अधिकारी ले जा रहे हैं, ये पूरी बारात जा रही है, इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और इस यात्रा को लेकर यहाँ हंगामा हो रहा है। तो भाई इसकी जरूरत क्या है? छोटा प्रदेश है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, 80,000 से ज़्यादा करोड़ का 80,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। यहाँ पर कई बार दूसरी मद से निकालकर वेतन देना पड़ता है और यहाँ ना विदेश यात्राएं रुक रही हैं ना देश भर की यात्राएं रुक रही है। अब ये तीनों मंत्रियों का मैंने किस्सा बताया। अब और जो मैं शुरू की बात कर रहा था सामूहिक उत्तरदायित्व की, तो मेरा जो ये अगला पॉइंट है ये मुख्यमंत्री को लेकर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूँकि अभी युवा हैं, कार्यशील हैं, कर्मशील हैं, काम कर रहे हैं, भागदौड़ हो रही है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद इनको सीमित ना किया, यदि इनको ना रोका, तो इन मंत्री चाहे जो करें उनका कुछ नहीं बिगड़ना। गणेश जोशी, उनकी राजनीति लगभग हो चुकी है। धन सिंह रावत, उनकी महत्वाकांक्षाएं सबको पता है। रेखा आर्या वो लड़ती रहती है। अगर ये सारे मंत्री परिषद के सारे ही मेंबर ऐसे ही करते रहे तो ये कोई नहीं कह सकता कि इसका फर्क मुख्यमंत्री पर नहीं पड़ेगा या मुख्यमंत्री की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई दावा नहीं कर सकता, ना किसी को दावा करना चाहिए कि मंत्री बेलगाम होकर कुछ भी करते रहेंगे और मुख्यमंत्री की छवि बिल्कुल साफ सुथरी होगी। मुख्यमंत्री को लोग कहेंगे बहुत ईमानदार है, मुख्यमंत्री को लोग कहेंगे बहुत ही सक्षम है, मुख्यमंत्री को तमाम चीज़ें वही सुनने को मिलेंगी जो वो सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री ने इन पर लगाम नहीं लगाया तो ये जो छवि सरकार के बारे में जो धारणा बदलती जा रही है मंत्रियों को लेकर के, आज की तारीख में मैं बता दूं कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में 1-2 लोगों को छोड़कर 3 लोगों को छोड़कर 1-2 लोग 3 लोगों को 3 मंत्रियों को छोड़कर के 2-3 मंत्रियों को, यहाँ पर सब मंत्रियों की जो काम का मूल्यांकन पब्लिक खुद कर रही है। यहाँ सचिवालय में जाइए, सबके कामकाज की समीक्षा कीजिए, सबकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, कौन क्या कर रहा है सबको पता है, कौन किस काम में दिलचस्पी ले रहा है सबको पता है। तो मुख्यमंत्री को ये बहुत जानना जरूरी होगा। ये मेरा नहीं, ये तमाम जो राजनीति को समझने वाले तमाम लोगों का एक परामर्श है। अगर आप अपने मंत्रियों पर लगाम नहीं रखेंगे तो उनकी करनी आपको भरनी पड़ सकती है भविष्य में। अच्छा, फिर अगर मुख्यमंत्री, लोकतंत्र में होता क्या है, अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पर लगाम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? कोई कहता है कि मुख्यमंत्री के काबू से बाहर हो गए हैं, कोई कहता है कि इन मंत्रियों को सेंट्रल लीडरशिप का वरदस्त प्राप्त है, कोई कहता है मंत्री सुन नहीं रहे हैं। तो कुछ भी हो, कारण कोई भी हो, सब चीज़ों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर ही तो आकर टिकती है, क्योंकि वो यहाँ एक चुनी हुई निर्वाचित लोकप्रिय राजनीतिक सरकार के मुखिया हैं। संविधान के अनुसार उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो सब काम वही कर रहे हैं जो संविधान अनुसार होना चाहिए। लेकिन अगर वो सिस्टम पर लगाम नहीं लगा पाए, अपने मंत्रियों पर लगाम नहीं लगा पाए, तो उनके लिए भविष्य में बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी, जिससे निपटने के लिए उन्हें एक अलग से एक प्लान तैयार करना होगा। उस प्लान करने के बजाय ये ज़्यादा बेटर है कि अभी मंत्रियों पर थोड़ा अंकुश कर लिया जाए। मैं अंकुश करने की बात ये नहीं कह रहा हूँ कि मंत्रियों के अधिकार ही छीन लिए जाएं, लेकिन जो ये चीज़ें रोज़ नाटक होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, जो सरकार की छवि को खराब करते हैं, उनको रोकना मुख्यमंत्री को लाजिम होगा और मुख्यमंत्री को रोकना भी चाहिए। अन्यथा चीज़ें बहुत बिगड़ेंगी। भविष्य आने वाले समय में पटरी से गाड़ी उतरेगी और फिर परसेप्शन खराब होता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं एक दूसरे मुद्दे के साथ। नमस्कार।